इसको लेकर बहुत एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और जगह जगह से दुनिया भर से रिसर्च आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल, डिप्रेशन का लेवल, एंजाइटी का लेवल हम सब लोगों के बीच में बढ़ चुका है। तो हमें लगा कि जहाँ जो शिक्षक है वो लोग भी कहीं इससे अछूते नहीं है। पहले तो क्लास लेना, बच्चों को संभालना, और बच्चों के साथ टीचर का एक मानसिक स्तर के ऊपर एक बहुत सुंदर एक रिश्ता होता है, स्नेहबद्ध रिश्ता होता है, जो वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी नहीं निभा पा रहा, बच्चे भी नहीं जुड़ पा रहे। तो उस इमोशनल बॉन्डिंग को तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर उसकी वजह से भी बहुत तरह की परेशानियां बच्चों को भी उठानी पड़ रही हैं और टीचर्स को भी उठानी पड़ रही हैं। जिनको टेक्नोलॉजी नहीं पता थी वो आज टेक्नोलॉजी सीख के काम कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो गया। तो बहुत तरह के प्रेशर्स अब एग्जाम्स के रिजल्ट का तैयार करने का, और बहुत तरह के प्रेशर्स उनके जीवन में हर प्रकार से आए हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला को रखा गया कि किसी तरह से भी हम अगर यहाँ पर उनका इस तरह का स्ट्रेस का लेवल हम किस तरह से कम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि योग और जो है इसके माध्यम से हम बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं, पर अपने लिए समय निकालना तब संभव हो पाता है जब हम उसे निश्चित तौर से बांध देते हैं। तो कार्यशाला के थ्रू हम बंध जाते हैं और अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ इस एक हफ्ते की कार्यशाला को रखा है। और निवेदन हम ये भी करेंगे कि जो आज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जो पूरे हफ्ता हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो लोग अपने इस दिनचर्या को खत्म ना करें, इसको बनाए रखें। इसलिए हमने जो कल से सत्र रखा है वो सुबह 8 बजे का रखा है कि 8 बजे अगर आप आसन और योग की और ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं तो उसको आगे आप 1 घंटा अपने जीवन के अंदर आगे कंटिन्यू करते रहें, जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं। तो ये सोचकर जो हमने कार्यशाला रखी है, इसके अंदर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर और हमें इसमें स्पॉन्सरशिप भी देकर और इसको बनाने में और क्रियान्वित करने में जो अपना सहयोग दिया है और इसको करवाने का हमें जो मौका प्रदान किया है, उसके लिए मैं रत्नम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमें इस तरह का मौका पुनः उन्होंने दिया है। और इस कार्यशाला के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि इस कार्यशाला के दौरान हम सुबह आसन और आसनों के द्वारा हम इसको समझेंगे, पर हमने इसको नाम योगा नहीं दिया, योग दिया है, क्योंकि ये हमारे ही देश की उपज है। यहीं से हजारों साल से लोग इसके साथ जुड़ते चले आए हैं, पर हम जब चीजों को परिवर्तित कर देते हैं और बाहर से ले आते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी हम मानते हैं। पर हम ये जाने कि किस तरह से योग के जो मिथ्स हमारे बीच में है और उसके प्रति जो हमारी सच्चाइयां हैं, क्या उसका दर्शन है, क्या उसके नियम है, और किस तरह से सिर्फ योग आसन तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में दर्शन है, जिसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने जीवन को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर, और अगर हम कहें तो मैं इसमें कहना चाहूंगी फंडामेंटल चेंजेस हम इसके बाद अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। तो इन सारी जो हमारी मिथ्स हैं इसको लेकर, और जो इसको लेकर हमारी सारी सच्चाइयां हैं, भारतीय दर्शन से हम योग किसको कहते हैं और कैसे किया जाना चाहिए और कैसे हमारे जीवन के अंदर इसमें परिवर्तन आएगा, इसके ऊपर भी हमने इसके अंदर एक सेशन हमने रखा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जैसे डॉक्टर मनोहर भंडारी जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर भी अगर जुड़े हुए हैं तो मैं नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ। और डॉक्टर प्रीति तंबत जी हैं इंदौर से, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर पीयूष जी हैं, ये भी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। इस तरह से और भी हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जो हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारे पंचकोश है, उनको लेकर हमें सब चीजों के बारे में बताएंगे, ताकि हम अपने जीवन के अंदर क्या अपनाएं और क्या ना अपनाएं और कैसे हमें करना है। और हर चीज हर एक के लिए नहीं लगती है, इसलिए क्या चीज हमारे लिए सुटेबल रहेगी, इसके लिए प्रश्न उत्तर का भी एक सेशन हमने इसमें रखा है।
आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास बहुत सारी जानकारियां आती रहती हैं, सूचनाएं आती रहती हैं, पर सभी जानकारी क्या हमारे लिए ठीक है, क्या वो रिलायबल है, क्या हम उसके ऊपर यकीन करें? हम आंख बंद करके आजकल हर वो चीज फॉलो कर रहे हैं जो भी हमारे पास आ जाता है, पर जरूरी नहीं कि जितनी चीजें हमारे पास आ रही हैं वो हमारे शरीर के हिसाब से या जो जानकारी ही हमारे पास आ रही है वो सही भी हो। तो इन सारी चीजों को लेकर भी एक सत्र हमने इसमें रखा है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कुछ जानकारियां जो आपके साथ सोशल मीडिया पे शेयर होती है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी कारगर हो या वो सही भी हो। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं उनके लिए जो आपके एक मिथ्स और क्रिएट हो गए हैं उनको भी दूर करने का प्रयास इसमें हम करेंगे। तो जो हमारी कार्यशाला चलेगी वो सुबह 8 से 9 योगासन और ध्यान के ऊपर चलेगी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि घर में हमारे घरेलू जीवन में या योग क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है। ऐसे एक सत्र 9:30 बजे ब्रेक देकर कि आप भोजन वगैरह करके फिर लौट आए, 9:30 बजे से फिर सेशन 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद हम आपको कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस में भी व्यस्त रखेंगे, जैसे कि हमारा HRDC का रूल है कि हम 6 घंटे जरूर लगाते हैं एक कार्यशाला को, तो उसके माध्यम से हम जुड़े रहेंगे 1 बजे तक। और इसमें कई इस तरह की भी हमने रखने की कोशिश करी है जहां पे हम आपका स्ट्रेस जो है थेरापीज के थ्रू रिलीव कर सके, जैसे कि ECA की थेरेपी रखी है, इकोकार्डियो थेरेपी है वो, जिसमें ध्यान के माध्यम से या उसको एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर का सारा तनाव निकाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और इसी तरह से कुछ हमारी पिछली ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, तो उसके ऊपर भी मेमोरीज के ऊपर भी उसके ऊपर भी थेरेपीज के सेशन हमने रखे हैं। तो और सुदर्शन क्रिया का भी सिखाना और उसको प्रैक्टिस करना आप खुद किस तरह से कर पाएंगे उसके ऊपर भी सेशन है। तो कोशिश हमने ये किया है कि एक हफ्ते में हम जितना आपको इन सत्रों से आपको लाभान्वित कर सके उतना हमारा प्रयास रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रयासों में हम आप सब लोगों के सहयोग से सफल भी होंगे और कुछ करवा पाने की और जो हमारी मंशा है और आपको कुछ दे पाने की जो हमारी इच्छा है उसमें हम प्रयास करके आपको कुछ दे पाएंगे। हमारे इस वर्कशॉप में डॉक्टर पीयूष चौधरी जी और डॉक्टर सुषेम प्रोग्राम ऑफिसर ICPR, ये दोनों ही कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमारे इस वर्कशॉप में जुड़े रहेंगे। मैं इन दोनों का भी स्वागत करती हूँ और आप दोनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सारी वर्कशॉप को इतने सुंदर तरीके से बनाया है और इसको यहाँ तक आज हम लेकर आए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के प्रयास से जो आप लोगों ने इसमें मेहनत डाली है वो जरूर सफल। तो मैं आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में आज जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय अतुल कोठारी भाई साहब जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ भाई जी। आपने हमें बहुत चीजों को लेकर प्रेरणा दी है। अभी कुछ दिन पहले भी जब आपसे बात हो रही थी, सबसे ज्यादा अच्छी बात जो हमें इनसे बात करके मिलती है वो है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ये करवाते हैं आपके अंदर, और हमेशा ये समाधान की बात करते हैं। समस्याओं को जब हम लेकर जाते हैं तो हमेशा ही इनका ये कहना होता है कि समस्याएं तो चारों तरफ है, बात समाधान की करें। और इसी चीज को लेकर जो इन्होंने देश भर में बहुत प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में जो जितने भी इनके कार्यक्रम चलते हैं या जो भी ये प्रयास करते हैं उसमें हमेशा समाधान ही ढूंढने को मिलता है। समस्याओं का वर्णन नहीं होता, समाधान का वर्णन होता है। और इसी के ऊपर आपने बहुत सारी जो बुक्स लिखी हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं जो यहाँ से छपती हैं उसके माध्यम से भी हमें एक सकारात्मकता का एक स्रोत वो हमारे लिए बन जाती हैं, जिनको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है करने के लिए इस समाज में। जितना हम दे पाए अपने जीवन में हम प्रयास करेंगे कि हम उतना इसमें दें। तो हमें प्रेरणा देने के लिए हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी। हम आपका इस मंच पे पुनः स्वागत करते हैं और कुमार रत्नम जी का भी मैं स्वागत करती हूँ।
आपके जो प्रयासों से आज हम इस कार्यशाला को कर पाए हैं। और जैसे ही किसी भी अच्छी चीज को लेकर इनसे बात करते हैं तो इतने एक्साइटेड आप खुद हो जाते हैं, और वो पैशन जो आप हमें ट्रांसफर करते हैं उससे हम इंस्पायर होकर कुछ कर पा रहे हैं। आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रत्नम जी, और मैं आपका धन्यवाद भी देती हूँ, ICPR का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया। आगे की सारी उसको संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पीयूष जी को कि वो आए और आगे कार्यशाला को औपचारिक रूप से चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेफाली मैम। इस कोरोना की संकट की घड़ी में भी आप वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, और HRDC ने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स का भी सफल आयोजन किया है। इसका श्रेय भी आपको ही जाता है नेचुरली। इस 7 दिवसीय योग कार्यशाला में जो आपने इसकी जानकारी दी है, सबके साथ साझा की है, तो बहुत ही अच्छा लेआउट प्लान है इस वर्कशॉप का, और ऐसा मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि सभी प्रतिभागियों को इसका बहुत बेनिफिट होगा। आपका धन्यवाद मैम। ये सही बात है कि हर आयु वर्ग के लोग, चाहे बच्चे से लेकर के हम वृद्ध तक की बात करें, वो इस कोरोना की पेंडेमिक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रेस लेवल से जरूर गुजर रहे हैं, और इस स्ट्रेस को घर पे रह करके हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, वो केवल एक योग अभ्यास ही है जो नित्य योग अभ्यास हम करते हैं। उससे हम तनाव को दूर करने में, कम से कम मानसिक तनाव को दूर करने में नित्य योग अभ्यास बहुत सहायक सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये इनॉग्रल सेशन है, इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम जी। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यशाला के आयोजन के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एवं पूर्ण रूपेण सहायता करने के लिए। प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, आप वर्तमान में मेंबर सेक्रेटरी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के। मेरे पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत हो गया है, पर्याप्त है। मैं बस एक इतिहास का देता हूँ, पर्याप्त है। ठीक है सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज आप हमें अपना मार्गदर्शन हमें बताएं। धन्यवाद पीयूष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम wonderstruck to see the poster of this workshop that is in Angla Bhasha. So I supposed to speak English or bilingual or mix और भारतीय भाषा है, क्योंकि भाई परम श्रद्धेय पूज्य अतुल जी के सामने अंग्रेजी भाषा में बोलना की दृष्टता तो कम से कम मैं नहीं करूँगा कि वो क्षमा योग्य नहीं है। मानव संसाधन विकास केंद्र भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के तत्वाधान में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता पूज्य अतुल भाई जी कोठारी, जिनका हमें सदैव मार्गदर्शन, निर्देशन और सकारात्मक सोच की दृष्टि के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले और इस मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए। कार्यक्रम की इस व्यू रचना में संलग्न अनुपस्थित अन्य कारणों से माननीय कुलपति जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इसमें सहयोग करने के लिए अपना सहमति दी, और इस मानव संसाधन विकास केंद्र की निदेशिका बहन शेफाली जी, समन्वयक पीयूष जी एवं ICPR के कार्यक्रम अधिकारी सुशीम जी। अगर हम इस ये वर्कशॉप
ऑफ कार्यशाला को आंग्ल भाषा में देखते हैं तो उसका टॉपिक है मैनेजिंग स्ट्रेस इन कोविड-19 थ्रू योग एंड लाइफ स्टाइल। जब इसका हिंदी रूपांतर करते हैं तो हम देखते हैं कि योग और जीवन शैली के माध्यम से कोविड-19 में तनाव प्रबंधन, यानी दोनों ही रूप से हमें 4 कंपोनेंट्स इसमें दिखलाई पड़ती हैं, 4 घटक दिखलाई पड़ते हैं। अगर हम अंग्रेजी से बात करें तो मैनेजिंग स्ट्रेस, it is a very important area of the studies in the present scenario. Matters little is not concerned with this particular pandemic period. यदि हम हिंदी भाषा में बात करें तो इसका पहला कंपोनेंट हो जाता है योग और जीवन। चूँकि मैं हिंदी भाषा में ही प्रयास करूँगा बोलने का, तो इस दृष्टि से हमें पहले समझना होगा कि योग क्या है, व्हाट इज़ योग। जैसा कि शेफाली जी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति हुई है और योगा के रूप में इसका पाश्चात्य देशों में स्वीकार किया जाता है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में योग एक बहुत बृहत अवधारणा है। योग का तात्पर्य केवल आसन, प्राणायाम या शारीरिक समृद्धि के लिए किए गए उपक्रमों से नहीं है। भारत में एक योगिक प्रक्रिया एक बहुत ही व्यापक, प्राचीन वेदों में, उपनिषदों में अनेकों लेखों के साथ दृष्टांत दिए गए हैं। अष्टांग योग से लेकर हठ योग तक अनेकों प्रकार के योगों को बतलाया है, लेकिन संभवतः इस कार्यशाला में हम शारीरिक श्रम से तात्पर्य के संदर्भ में योगों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें आज चूँकि इस कहूँगा पिछली शताब्दी के महानायक और वर्तमान में प्रासंगिक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी है, मैं उनका स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके कुछ योग के संदर्भ में विचारों से अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कर्मयोग के माध्यम से हम अपने में व्याप्त विसंगतियों, भौतिकता से दूर रहकर क्रियाशील रहते हुए किस प्रकार से एकांत के भाव में सुख की अनुभूति कर सकते हैं, यह एक योगिक क्रिया है। क्योंकि बात हमें तनाव प्रबंधन के संदर्भ में करना है, यहाँ पर भी देखना होगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में शायद योग को ही तनाव मुक्ति का सबसे उपयुक्त साधन बतलाया गया है। या अष्टांग योग के माध्यम से हो या भारतीय योग में कर्म योग से लेकर भक्ति योग आदि भक्त योग परंपराओं का अन्वेषण, अनुशीलन और उसको आत्मसात करने से हमें निश्चित रूप से तनाव से मुक्ति मिलती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य जिसकी कोविड-19 के रूप में या वैश्विक महामारी के रूप में हम संदर्भित कर रहे हैं, उसके संदर्भ में उत्पन्न तनाव को लेकर योग और जीवन पद्धति या जीवन शैली को की उपादेयता को सिद्ध करने का उद्देश्य संभवतः इस कार्यशाला का है। तो निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी ने समुचित विश्व, चाहे विकसित देश हो, अविकसित देश हो या विकासशील देश हो, सबको सामान्य रूप से खड़ा कर दिया है। आज समस्त मानव असंतोष, आक्रोश, असमंजस और भय की स्थिति, मानसिक स्थिति में रह रहा है। जैसा कि माननीय मुकुल जी उल्लेखित करते हैं, एकांत भाव नहीं है, गृहवास है। तो गृहवास भी अगर इसको माना जाए, उसमें भी हम रहकर समाज से किस प्रकार से कट गए हैं, समाज की चिंताओं का मन में है, लेकिन हम शारीरिक रूप से उसमें संलग्नता ना होने के कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में बढ़ते हुए इस वैश्विक महामारी की मृत्यु दर, उसके आंकड़े हमें भयभीत करते हैं, जिससे समग्र विश्व एक तनाव की स्थिति में है।
जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि तनाव प्रबंधन वर्तमान में एक वैशिष्ट संकाय विषय या अध्ययन का बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है। अनेकों विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान विषय के साथ अथवा पृथक रूप से हम देखते हैं कि किस प्रकार से तनाव प्रबंधन को लेकर नए नए परीक्षण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अन्वेषणकर्ता, इवन इतिहासकार भी इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तनाव को देखने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्योंकि आज जो वैश्विक महामारी की स्थिति में जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ है, निश्चित रूप से वह कल इतिहास में परिवर्तित होगा। इस दृष्टि से जो तनाव प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र विकसित हुआ है, उसकी उपयोगिता इस वर्तमान वैश्विक समय में हम स्थापित कर किस प्रकार से इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब मनोवैज्ञानिक स्थिति में हम निराशा की स्थिति में हैं, तो उन कारणों का हमें विश्लेषण करना होगा या उनको ढूंढना होगा जो हमें इस निराशा की स्थिति से आशा की ओर ले जाए। इसीलिए कई दिनों से मीडिया में देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार से जो एक लंबे 100 दिन तक लगातार कोविड के ऊपर ही समस्त मीडिया जुटा था, आज अकारण ही हमारे सीमावर्ती राष्ट्र ने सीमाओं पर जिस प्रकार की स्थिति निर्मित की है, उसके कारण मीडिया में कुछ हाशिए पर आया है कोविड, जिससे हमारी निराशा में स्थिति में, तनाव की स्थिति में, दूसरा इस तनाव प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कई उपक्रमों को कराया, दिए जलवाए, रोशनी का संचार कराया। रोशनी अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का एक सबसे अच्छा माध्यम है, जो आशा का निर्माण करती है जीवन में। ध्वनि कराना, शंख बजाना, ये सारे के सारे उपक्रम उसी तनाव प्रबंधन की ओर इंगित करते हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई उपक्रमों को कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां आज समस्त वैश्विक परिदृश्य अपनी भौतिकवादिता से भारतीय आध्यात्मिक चिंतन, भारतीय दार्शनिक, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सनातन हिंदू धर्म पद्धति की ओर बड़ी आशान्वित होकर देख रहा है। मुझे स्मरण आता है कि भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जब WHO में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठक जाते हैं, तो समूचा कार्यकारी परिषद उनको नमस्ते का अभिवादन करके उनका स्वागत करता है। ये भारतीय परंपराओं का पुनर्स्थापना है। स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा सरल तरीका हमारी भारतीय जीवन मूल्य, जीवन पद्धति, हिंदू आचरण, हिंदू समन परंपराएं, रिचुअल्स, इस पर हमें अध्ययन करना होगा। एंड योगा इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियंस। भारतीय जीवन पद्धति का एक सबसे महत्वपूर्ण योग है। हम चूँकि मुझे बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी जीवन पद्धति में जब हम किसी भी अभ्यास वर्ग में, किसी संघ शिक्षा वर्ग में जाते हैं, तो सबसे पहले उठने के बाद योग अभ्यास होता है, और योग अभ्यास के बाद ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, जिसके मूल में हमें दिन भर में आने वाले नकारात्मक सोचों से लड़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और हमारा शारीरिक श्रम भी होता है, जो बौद्धिकता को विकसित करने के लिए पर्याप्त है। तो इसी प्रकार से संघ की शाखाओं में जिस प्रकार से समानांतर रूप से योगासनों का होना, शाखा में विभिन्न शारीरिक श्रम का होना, ये योगिक क्रियाएं हैं। संघ के प्रचारक जिस तरीके से एक योगी की रूप में अपना जीवन प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्र के समय हमारे लिए आज श्रेष्ठ आचरण की एक अवधारणा निर्मित करते हैं, ये भारतीय योग परंपरा के अंतर्गत है। हमारे सामने परम पूज्य आदरणीय भाई कोठारी जी बैठे हैं, इनके जीवन को देखकर किसी योगी से कम हमें अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से अनेकों प्रचारक जिन्होंने जीवन दिया है, वो अपने को एक योगी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि बहन शेफाली ने अभी कहा
जिनके पास भाई साहब के पास कभी भी जाओ किसी भी प्रश्न को लेकर तो उसके निराकरण को लेकर चिंता करते हैं, उसको समाधान की बात करते हैं, कहते हैं चिंताएं तो बहुत है, यही एक योगी होता है, यही योग है, यही एक कर्म योग है। शायद इसी कर्म योग के माध्यम से हम वर्तमान वैश्विक संकट में असंतोष, आक्रोश, असमंजस, निराशा से बचने के लिए हम मानसिक योग और शारीरिक योग दोनों को अपनाना होगा। हमारी जीवन पद्धति को केंद्र में रखकर, सनातन काल से आज कोई नई परंपरा भारतीय हिंदू परंपरा नहीं है। हम किसी भी धार्मिक संस्कार में भगवान पर पुष्प भी अर्पित करते हैं तो तत्काल हम कहते हैं हस्तम पर छल्यामी, हाथ को धोते हैं, स्वच्छता को प्रथम। स्वच्छता हमारे जीवन का अभाज्य अंग है भारतीय हिंदू जीवन पद्धति का। तो इस प्रकार से जो भी हमारी मान्यता है, हमारे परिवार में कोई विशिष्ट व्यक्ति बाहर से आता है तो स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी पादुकाओं को बाहर रखाना, उसके हाथों को पैरों को धुलवाना, भोजन से पूर्व भोजन मंत्र करना, जीवन में इस प्रकार की योगी क्रियाएं भारतीय सनातन हिंदू परंपराओं में ही विद्यमान है। मैं तो ये कहूँगा जीवन पद्धति में भी जब भारतीय हिंदू परंपराओं को समाहित कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से तनाव की कोई स्थिति प्राप्त नहीं होगी। कोई भी ऐसा योगी हमें तनाव में आज नहीं दिखलाई पड़ता है जो कि भारतीय सनातन हिंदू पद्धति से अपना जीवन व्यतीत करता है। संघ के परम पूज्य सर संचालक से लेकर समस्त प्रचारकों तक हम एक आदर्श के रूप में, एक योगी के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। वह हमारी भारतीय जीवन पद्धति, जीवन संरचना, जीवन मूल्यों, जीवन संस्कारों। भारत तो चतुर्थ पुरुषार्थ का देश है जहाँ तनाव की कोई स्थान ही नहीं है। हम काम की कामना धर्म से पहले करते हैं, हम धर्म के माध्यम से अर्जित अर्थ को ही उपयोग के लिए मानते हैं, तो तनाव की स्थिति का निर्माण होना ही नहीं है। निश्चित रूप से वर्तमान में जिस प्रकार का वैश्विक वातावरण निर्माण हुआ है उस वातावरण में हमें भारतीय जीवन के मूल्यों को, और मैं तो विशेष रूप से कहूँगा कि भारतीय हिंदू धर्म पर आधारित सनातन धर्म की जो मान्यता है, विचारधाराएं अनादिकाल है। भारत एकमात्र अजन्मा राष्ट्र है, जो जन्म लेता है उसका अंत होता है, यानी भारत एक अजन्मा राष्ट्र है, उसका अंत निश्चित नहीं है। सनातन चलने वाला चरवैती के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा को लेकर क्रियाशील एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में विकसित भारत राष्ट्र जिस प्रकार से हिंदू मान्यता को केंद्र में रखकर अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति, अपनी गृह नीति का निर्माण करता है, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए उपादेय है। इसी संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में इसीलिए पूरा विश्व भारत की ओर बड़ी आकांक्षाओं से देख रहा है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जब कौशल विकास हर हाथ को काम की बात की थी तो ये बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन उन्होंने जिसको जोड़ते हुए स्वदेशी से लाकर आज आत्मनिर्भरता पर खड़ा कर दिया है। आत्मनिर्भरता या स्वदेशी किसी विदेशी व्यक्ति, विशेष विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मात्र नहीं है, ये भारतीय जीवन पद्धति है। स्वदेशी में हमें भारतीय कपड़ों को स्वीकार नहीं करना, हमें अपने संस्कारों को स्वीकार करना, हमारे स्वदेशी मूल्यों को स्वीकार करना, हमें स्वदेशी जीवन पद्धति को स्वीकार करना है, हमें स्वदेशी आदर्शों को स्वीकार करके आत्मनिर्भर बनना है। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से भारतीय परिदृश्य में एक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और राम राज्य की अवधारणा को लेकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाना था। 1905 में महात्मा गांधी कुटीर उद्योग ग्राम आधारित व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं, लेकिन उसके विरोध में हम देखते हैं कि हमारे तत्कालीन स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री एक बदले हुए परिदृश्य में जिनका भारतीय प्रतीकों, भारतीय मूल्यों, भारतीय जीवन पद्धतियों, भारतीय संस्कारों, भारतीय पूर्वजों के प्रति अज्ञानता थी, क्योंकि उनके कपड़े विदेशों में धुलते थे, उनका विदेश में उनका जीवन उनको आकर्षित करता था, वो त्याग की भावना से दूर थे। उन्होंने भारत को मैनचेस्टर बनाने का प्रयास किया। मैनचेस्टर बनाने में क्या हुआ, हम उत्पादकता पर केंद्रित हो गए, हमने विपणन को, भारतीय चिति को, भारतीय त्याग की भावना को, समर्पण को, और भारत तो ऋण आधारित एक मानसिकता अवधारणा को लेकर चलता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऋण बताए हैं, गुरु ऋण, पितृ ऋण आदि ऋणों की पर चर्चा होती है। मैं समझता हूँ पीयूष जी शायद समय देख रहे हैं, मैं ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व संक्षेप में इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमें अतुल जी से मार्गदर्शन लेना है, काफ़ी कुछ समझना है, सोचना है, लेकिन विषय बड़ा अच्छा है, इस पर काफ़ी बोला जा सकता है। मैं शेफाली जी से आग्रह करूँगा कि मुझे कभी आगे फिर इस पर मौका दें, लेकिन संक्षेप में यही कहूँगा मैं, भारतीय जीवन, भारतीय पद्धति और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक योग, मैं केवल शारीरिक योग की बात नहीं कर रहा हूँ,
मानसिक योगी के रूप में रहकर शारीरिक योग के माध्यम से इस वैश्विक महामारी की निराशामय वातावरण से हम केवल भारतीयों को नहीं, समस्त विश्व को एक दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत सफल होगी। इसमें बहुत मनोवैज्ञानिक, निर्देशक, डॉक्टर आदि जुड़ेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यशाला से जो अमृत निकले उससे राष्ट्र को एक दिशा और दशा मिले। और मैं पुनः एक बार फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति, कार्य समिति, प्राध्यापक और इस कार्यशाला में जुड़े समस्त अध्येताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने मुझे यहाँ पर सुना और इन्होंने विश्वविद्यालय ने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कुमार रत्नम जी। वैसे मेरे सामने घड़ी नहीं है, वो ऑफिस में कोई आया था तो मैं उसको देख रहा था। आपने बहुत ही सरल तरीके से तनाव एवं स्वास्थ्य के बारे में प्रभावी जानकारी आपने हमारे प्रतिभागियों के साथ साझा की। योग किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को एवं जीवन को प्रभावित करता है, इसका विस्तृत विवेचन भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे साथ माननीय श्री अतुल कोठारी जी उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय सचिव हैं शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास एवं राष्ट्रीय सह संयोजक हैं शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के। भाई साहब विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक प्रवृत्ति में सक्रिय रहे हैं एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, इनकी विकृतियां या विसंगतियों को दूर करने में भी भाई साहब का अथक प्रयास रहा है। समग्र देश में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक कार्य करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं एवं विद्वान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे एक मंच पर आकर कार्य करें, इस हेतु भी आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय है। शिक्षा में नए विकल्प हेतु न्यास द्वारा जिन आधारभूत विषयों पर कार्य किया जा रहा है, उनके विशेषज्ञ के रूप में देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालयों में आप सेवा दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कर्मयोगी, सरल स्वभाव एवं विद्वता के धनी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय अतुल कोठारी जी भाई साहब से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। भाई साहब। आज के इस 7 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय कुमार रत्नम जी, मानव संसाधन विकास विभाग के निर्देशिका डॉक्टर सैफाली जी, मित्र पीयूष चौधरी जी, दुबे जी, डॉक्टर मनोहर भंडारी जी, एवं इस कार्यशाला में प्रतिभागिता करने वाले ऐसे सभी विद्वान आचार्य बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं सैफाली जी और रत्नम जी और इस विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति सहित सभी का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आज की परिस्थिति में इसकी हर मनुष्य को आवश्यकता है, ऐसे विषय पर आज ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही एक उत्तम कार्य और साधुवाद के पात्र है। पिछले लगभग 4 महीनों से जब से ये चीनी कोरोना महामारी दुनिया भर में फैली, तब से पूरा विश्व की मनुष्य जात एक प्रकार से भयग्रस्त है और समग्र विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये। इसलिए इस चुनौती का समाधान हमने तो करना ही है, साथ साथ इस चुनौती को क्या हम अवसर में बदल सकते हैं, इसका भी विचार चिंतन और इसके आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मेरा विषय प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार इस
कार्यशाला का शीर्षक भी है और पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को दोहराया है कि तनाव मुक्ति की बात मूल है। स्ट्रेस में, तनाव में है पूरे मनुष्य जाति। कोई भी समस्या का जब समाधान चाहिए तो उसके कारण में जाना चाहिए कि तनाव का कारण क्या है। कारण में जाएंगे तो फिर समाधान की दिशा स्पष्ट हो जाती है। और जो कार्यशाला के सारे विषय है उसको अगर हम अलग अलग विषय के स्वरूप में देखें तो विषय अलग अलग लगेंगे, लेकिन एक समग्रता का दृष्टिकोण से, एक होलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे तो ये एक समग्रता की एक वैश्विक दृष्टि है कि जो भारत में योग और आयुर्वेद के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो ये समग्र दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान समग्रता से देखने से ही समाधान प्राप्त होता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ वर्षों से ऐसी हो गई कि हर बात का हम विचार करते हैं, तो इसलिए फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ जाती है, बहुत सारे विषय बढ़ जाते हैं और लोग उस जटिलता में फंस जाता है। तो कई बार इससे भी तनाव निर्माण हो जाता है। तो एक समग्रता की दृष्टि से इस समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो समाधान भी सहजता से मिल जाएगा। तो जिस प्रकार का एक वातावरण बना है उससे मनुष्य भय में आ गया और भय तनाव का कारण बनता है। तो इसलिए 2-3 छोटी छोटी बातें प्रारंभ करनी चाहिए। पहले तो मुझे लगता है कि एक तो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, उसको पढ़ना बंद करना चाहिए। मैंने जब से कोरोना महामारी हमारे यहाँ शुरू हुई भारत में, तो 22 मार्च से लगभग ये शुरू हुआ बंद वगैरह लॉकडाउन, तब से हमने सारे समाचार पत्र बंद कर दिए हैं। दूसरा, मैंने स्वयं के अनुभव से देखा कि कुछ दिन तो हम भी लगातार टीवी में, जिज्ञासा भी रहती है ना, तो समाचार देखते रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि ये समाचार देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि हर दिन नई नई बातें कोरोना की कुछ न कुछ आती है। इससे भी कोरोना होता है, इससे भी कोरोना होता है, इससे ये होता है। तो मनुष्य के मन चित्त में वही बातें घुमराती रहती है और फिर उसको वो तनाव निर्माण करती है। सपने में भी वही बात आती है। तो इस दृष्टि से दूसरा ये काम करना चाहिए कि टीवी में समाचार, न्यूज देखना बंद करना। ठीक है, दिन में एक आध बार महत्वपूर्ण समाचार जब एक साथ आ जाते हैं 15-20 मिनट में, उतना देख लेते तो पर्याप्त है। तो ये 2 छोटी छोटी बात मुझे लगती है हमने करने की आवश्यकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूं कि हमारा देश, हमारे देश के लोग कम तनाव में आए दुनिया की दृष्टि से। जब ये कोरोना महामारी की जब एक तेज गति शुरुआत हो गई, तब अमेरिका में क्या हुआ, लोग बंदूकें खरीदने लगे, घरों में सामान भरने लगे, लेकिन भारत में नहीं हुआ। भारत में किसी ने बंदूकें नहीं खरीदी, भारत में किसी ने घरों में सामान नहीं भर लिया। तो भारत के लोग तुलना में कम तनाव में आए हैं। ये भी एक अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। ये जो कोरोना है क्या, इसकी सही समझ लोगों में देनी चाहिए। और कोरोना काल से होता है क्या और इसे कैसे बचा जा सकता है, अगर इनकी एक स्पष्ट कल्पना लोगों को दी जाए। कई बार अज्ञानता से भी तनाव निर्माण होता है मुझे। तो इधर उधर से जो बातें सुनते हैं वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य सोचने लगता है, फिर ये करे, वो करे, ये न करे, करे, ऐसे कई बातें मन में निर्माण होती है और मनुष्य असंतुलित, इम्बैलेंस, अविवेकी हो जाता है। तो इससे भी तनाव निर्माण होता है।
तो पहली बात तो ये है कि जो भय निर्माण करने वाली जो बातें हैं, समाचार माध्यम, मीडिया, इससे दूरी रखना। दूसरी बात है कि ये जो महामारी है उनकी सही ज्ञान जानकारी प्राप्त करना और उसका निदान क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना, और उसके आधार पर जो रोकने के उनको उपाय है उसको कैसे हमने अमल में लाना जीवन में, इसका विचार करना। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो ऐसी कोई भी महामारी आएगी तो हम बहुत स्थिर मन से, शांत चित्त से, स्वस्थ बुद्धि से उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे आज 2-3 बातें प्रमुख रूप से देश और दुनिया में जो इसका सर्वे हुआ है, अध्ययन हुआ, कि जो मृत्यु हो रही है लोगों की, उसमें अधिक लोग बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको कुछ बड़ी बीमारियां हैं, बहुत साल से बीपी है, शुगर है या हार्ट का समस्या है आदि आदि, तो ऐसे लोग जल्दी चपट में आ जाते हैं। तो कारण क्या है कि बुजुर्ग लोग की, बूढ़े लोगों की ह्यूमैनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और ये छोटे लोगों में भी हो सकती है, लेकिन तुलना में बड़े उम्र के लोगों में ये ज्यादा समस्या होती है। तो इस दृष्टि से पहली बात ये कि घर परिवार में जो भी बुजुर्ग, बड़ी उम्र के लोग हैं, इनका हम लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, इसके लिए जो जो आवश्यक उपाय है वो प्राथमिकता से करना है। उनको सावधानियां भी ज्यादा रखनी है। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष है दीनानाथ बत्रा जी, 90 साल की उम्र होती है उसकी, तो हमने बहुत कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, कभी कब थोड़ा मिलने की छूट देते हैं, नहीं तो हमने बंद करा दिया मिलने के लिए। तो इसलिए ये जो बाहर से व्यक्ति छुआछूत की बीमारी जैसा है, तो उससे वो बचा जा सकता है। तो पहली बात ये कि बुजुर्गों का, बड़ी उम्र के लोगों का घर में विशेष ध्यान देना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जब तक ये जीवनचर्या, दिनचर्या, लाइफस्टाइल की बात है, क्योंकि अभी तक तो कोई ये कोरोना महामारी की कोई वैक्सीन या दवा प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, अभी अभी बाबा रामदेव जी ने एक कोरोना नाम की एक दवाई बाहर निकाली है, वो भी कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली वो दवाई है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये जो दिनचर्या, जीवनचर्या, लाइफस्टाइल की जहां तक बात है, तो एक विषय भी इसमें लिखा है कि आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, लाइफस्टाइल, तो वो क्या है? यानी भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय जीवनचर्या, दिनचर्या वही आयुर्वेद की दिनचर्या, जीवनचर्या है। आयुर्वेद विषय कई बार जैसे योग को एक शारीरिक व्यायाम मान लेते हैं ना, एक्सरसाइज के रूप में लोग कई बार, ऐसे ही आयुर्वेद को भी एक चिकित्सा मान लेते हैं, सिर्फ दवाई मान लेते हैं, आयुर्वेद दवाई है, वो तो है ही, इतना ही लेकिन नहीं है। आयुर्वेद का तात्पर्य क्या है? आयु यानी साधारण उम्र के अर्थ में उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ जीवन के अर्थ में उपयोग होता है, और वेद यानी ज्ञान विज्ञान की बात है। तो जीवन का विज्ञान जो है वो आयुर्वेद है, और जो इनका प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें लिखा गया है कि चरक संहिता में जो ज्ञान है वो अन्यत्र मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, परंतु दुनिया में जो ज्ञान है वो सब कुछ चरक संहिता में मिल सकता है। ये आयुर्वेद है, यानी दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब उसमें है, लेकिन दुनिया में आज ज्ञान नहीं है, वो भी आयुर्वेद में है। तो ये आयुर्वेद है। तो उसमें आयुर्वेद में
गर्भ संस्कार से लेकर मनुष्य के मृत्यु के बाद की भी बात है। और इतनी एक समग्रता की दृष्टि है, होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें दिनचर्या, जीवनचर्या, खान पान, ये सब बातें उसमें है। तो आज ये चीनी कोरोना महामारी है, वो तो एक तात्कालिक समस्या है, लेकिन कुल मिलाकर हमारा जो स्वास्थ्य के सामने संकट है, उसका एक प्रमुख कारण है हमारी दिनचर्या, हमारी खान पान की पद्धति, हमारी रहन सहन, ये प्रमुख समस्या का कारण है। तो इस दृष्टि से जो ये कोरोना महामारी चुनौती भी है, अवसर भी है। तो अवसर किस दृष्टि से है कि ये जो हमारी भारतीय पद्धति की दिनचर्या, जीवनचर्या है, उससे हम बहुत दूर चले गए हैं। भारत के लोग ही बहुत दूर चले गए हैं। तो दिनचर्या, जीवनचर्या की ओर मुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर हमारे सामने है, और बहुत सारे लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो दिनचर्या, एक स्वस्थ दिनचर्या किसको कहते हैं, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसकी छोटी छोटी बातें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कि रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी जगना। लेकिन आज ये बात उल्टी हो गई है अधिकतर। दूसरी बात है कि अधिकतर लोग देश में रात को सोते समय मोबाइल लेकर सोते हैं, और मोबाइल देखते देखते फिर सोने का प्रयास करते हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी के कि सोने से एक आधा घंटा घंटा पहले टीवी और मोबाइल इसको बंद कर देना चाहिए। अन्यथा, मैंने अनुभव सब किया है, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं आपके सामने, कि जिस दिन मोबाइल ज्यादा चला लिया रात को, तो रात को नींद ठीक नहीं आती है, डिस्टर्ब नींद रहती है, कई प्रकार के विचार आते हैं मन में। तो इस दृष्टि से ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वो दिनचर्या, जीवनचर्या में हमारी दृष्टि से और अपने घर परिवार में बच्चे भी ध्यान रखें, इसका विचार करने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थी। आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना, वो आध्यात्मिकता है। तो हमारी जो दिनचर्या थी कि सुबह जगते ही व्यक्ति चींटियों को आटा डालता था, पक्षियों को दाना पानी देता था, कुएं से पानी भरते थे, 2 बाल्टी अपने लिए भरेगा, तीसरी बाल्टी होद में डालता था पशुओं के पीने के लिए। महिलाएं खाना बनाती थी तो पहली रोटी गाय को या कुत्ते को देती थी। तो पूरी दिनचर्या हमारी इस प्रकार की थी, इसीलिए भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया, कि जन जन के जीवन में ये बातें सम्मिलित थी कि हम हर बात में दूसरे का विचार करते थे। तो इस प्रकार की दिनचर्या हमारी होना चाहिए कि आज की इस महामारी में हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है ना? इसकी चिंता हम करते हैं क्या? करनी चाहिए। वही आध्यात्मिक दृष्टि है। हम तो 2 समय 3 समय अच्छा भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अल्पाहार कर रहे हैं, आदि दिखा रहे हैं, सब चीजें। लेकिन हमारी पड़ोस में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, जो आज बेरोजगार हो गया है, उनके लिए हम कुछ विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और जिसको हम सेवा कार्य कहते हैं, उसको मदद करना, इससे व्यक्ति के जीवन में तनाव से मुक्ति मिलती है। कोई भी सेवा कार्य आप करिए, किसी को मदद करेंगे, किसी को सहयोग करेंगे, किसी भी प्रकार का,
और उस सहयोग से उनके जीवन में खुशी आएगी, तो उससे जो हमको आनंद मिलता है वैसा आनंद कभी नहीं हो सकता। अधिकतर हम आचार्य यानी प्रोफेसर, अध्यापक, शिक्षक है, तो जब हम पढ़ाते बच्चों, जिन्होंने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाया और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, तो वो जीवन में जब भी बच्चे उनके सामने मिलेंगे तो वो सामने नमस्कार करेंगे, क्योंकि आपने जो निस्वार्थ भाव से उनको पढ़ाया, संस्कार दिया, ये उसका परिणाम है। और इसके जीवन में जो आपके जीवन में आनंद प्राप्त होगा, वैसा आनंद किसी भी चीज से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या में एक वैज्ञानिक दृष्टि तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि भी होनी चाहिए। ये दोनों का समन्वय होना चाहिए। आज तनाव का दूसरा कारण क्या है कि घर पे व्यक्ति खाली बैठा है, समाज से कटा हुआ है, काम कुछ है नहीं, तो क्या करें, ये समस्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रोज एक समय पत्रक शाम को, रात को बनाना चाहिए कि कल क्या करना है। और ये घर में रहने का समय मिला, खाली समय मिला है, ये एक अवसर है। जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं अनेक प्रकार के, वो नहीं कर पाते हम साधारण दिनों में, लेकिन एक अपने पेंडिंग काम की लिस्ट, सूची बनाइए, कई काम निकलेंगे आपको, और इसको धीरे 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 निपटाते जाइए, तो आपको कितना आनंद होगा। व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के काम होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो अर्जेंट काम तो मजबूरी है हमारी, करने ही पड़ते हैं। जैसे ये आज कार्यक्रम 11:30 बजे है, तो उसमें मुझे रहना ही है, वो अर्जेंट काम है। लेकिन ये 11:30 कार्यक्रम के लिए जो मुझे विषय दिया गया है, उसका मुझे अच्छा अध्ययन करना, चिंतन करना, अच्छी तैयारी करना, वो इम्पोर्टेंट काम है। वो नहीं होता है अधिकतर। तो इन दिनों में कई लोगों का अनुभव है मेरे पास कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी लोगों ने, अच्छे कुछ लेख लिखे, कई नई नई बातें जीवन में सीखी। जैसे एक प्रिंसिपल है, महिला हमारे साथ जुड़ी है, तो मैंने फोन किया क्या क्या चल रहा है, कैसे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो कर नहीं पाती थी मैं, तो इन दिनों में पेंटिंग कर रही हूँ। किसी ने कहा संगीत सीख रही हूं मैं। तो ये सारे तनाव मुक्ति के माध्यम है, ये सारे कुछ नई नई बात सीखना, जो समय प्राप्त हुआ है उससे कामों में चेंज करना, परिवर्तन, बदलाव करना। उदाहरण करके साधारण खाना, जरा भाई आपका म्यूट कर दीजिए। युद्धवीर जी, आप अपना म्यूट कर दीजिए। युद्धवीर जी, जी थैंक यू। तो बदल कर काम कर सकते हैं। साधारण खाना पकाने का काम महिलाएं करती है घर में, तो भाई सप्ताह में एक दिन घर के पुरुष खाना पकाएंगे, महिलाएं बाकी काम करें। ऐसे कई प्रकार के काम बदल बदल करते हैं, तो परिवर्तन में ही व्यक्ति को आनंद मिलता है। रोज 5 लोगों को कम से कम फोन करना, बिना काम से फोन करते अलग विषय। आप देखिए कैसा अनुभव आता है। मैंने एक मित्र को फोन किया, बहुत सालों के बाद बात हो रही थी, तो दोनों पति पत्नी मेरे साथ 20-25 मिनट बात की। फिर मुझे उन्होंने कहा कि इस समय आपने फोन किया, इतना आनंद हुआ। एक मित्र को मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब रोज नहीं तो 50 फोन आते थे, अभी 5 भी नहीं आ रहे। तो व्यक्ति को फोन किसी का आता है और बिना काम तो अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, मजा आता है। अकेलापन थोड़ा दूर होता है, शेयरिंग होता है आपस में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें ही बहुत महत्वपूर्ण होती है।
छोटी छोटी बातें जीवन में धारण करने से बड़े बदलाव की दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। तो इस दृष्टि से इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का हम कैसे हमारे जीवन में अमल कर सकते हैं। खान पान की बात है, हमारे यहाँ पूरा एक आहार शास्त्र है, लेकिन हम भूल गए हैं वो सब कि कौन सी चीज कब खाना कब नहीं खाना। मौसम के अनुसार खान पान, ऋतु के अनुसार खान पान, समय के अनुसार खान पान, ये सारा वैज्ञानिक दृष्टि है। इसलिए कहते थे कि हमारा रसोई घर, किचन, वो हमारा चिकित्सालय था, क्योंकि खाना पकाने की पद्धति में भी वैज्ञानिक दृष्टि थी कि कौन सी सब्जी का किस वस्तु से छोंक लगाना है। ये अलग अलग सब चीजें थी। तो ये खान पान की जो चीज है वो पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है भारतीय खान पान पद्धति में। जैसे हम कहते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, दूध और खट्टी चीज एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो ये पूरा चिकित्सा की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से ये सब बातें महत्वपूर्ण है। तो खान पान की पद्धति एक अच्छा अवसर मिला है हमको कि पिछले 2.5-3 महीना से हमने होटल में जाकर पिज्जा, बर्गर आदि कुछ नहीं खाया है। तो इसलिए कई लोगों का ना स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो 3 महीने अभ्यास हो गया, तो ये अभ्यास स्थायी रूप से अपने जीवन में रह सकता है क्या? मान लो बच्चे को फिर भी पिज्जा बर्गर की अपेक्षा रहती है, तो घर में पिज्जा बर्गर अपनी भारतीय पद्धति से हम बना सकते हैं क्या, कि जिससे वो पौष्टिक हो। जो अभी की पिज्जा बर्गर आदि चीजें हैं वो तो बीमार लोगों को करने वाली चीज है। इसलिए इंग्लैंड में बड़ी एक चर्चा चल रही है कि इस पर स्कूल के आसपास इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो जंक फूड, फास्ट फूड पर, कोल्ड ड्रिंक्स पर। तो अभी 3 महीने से हमारा अभ्यास हो गया कि ये सब चीज हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा है, कोई समस्या नहीं। तो ये अभ्यास स्थायी हमारे जीवन में हो सकता है क्या? तो इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हमारी जीवनचर्या, लाइफस्टाइल है, वो आयुर्वेद में सारी बातें बताई गई। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या का बनाएंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा। इन दिनों में बीमारी के बदले हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। मैंने एक कुलपति कल एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे रहे थे मुझे उनके विश्वविद्यालय में, तो मैंने, क्योंकि उनको शुगर ज्यादा रहता है, बीपी रहता है, सब रहता था, तो मैंने कहा कैसा आपका स्वास्थ्य कैसा है वो बताइए। मैंने कहा तो भाई साहब वो तो बहुत कृपा ईश्वर की है कि घर में बैठे समय पर खान पान चल रहा है, इधर उधर कोई झंझट नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य, बीपी, शुगर बहुत कंट्रोल में। अच्छा, तो ये तो तनाव के मुक्ति का एक अवसर, तो इसको एक अवसर के रूप में हम देखें। और जब तक योग की बात है तो योग तो एक बहुत समग्रता की दृष्टि है। योग का सामान्य अर्थ तो कहते हैं जुड़ना। जुड़ना यानी क्या? अपने आप से जुड़ना। मनुष्य पूरी दुनिया से संवाद करता है लेकिन अपने आप से नहीं जुड़ पाता है। हम लोग, अधिकतर लोग, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं कि हम भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हो, ठीक है कि नहीं, इस सब की चर्चा करते हैं। कभी दिन में 10 मिनट ऐसा निकालते हैं कि हमारा दिन जो कैसा गया, हमने जो बातें दिन में की और ठीक थी नहीं थी, ऐसी हम टीका टिप्पणी अपने लिए कभी सोचते हैं क्या? तो ये अपने आप से जुड़ने की बात है योग यानी। हर ग्रंथों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग के कई संदर्भ से अलग अलग मंत्र दिए गए, श्लोक दिए गए, लेकिन सबका तात्पर्य लगी समान ही है। तो कहते हैं विद्वान की अपनी अपनी भाषा होती है, तात्पर्य लगभग एक ही होता है।
लेकिन प्रमुख जो 2-3 बात है कि योग की जब बात करते हैं तो महर्षि पातंजलि ने जो अष्टांग योग की बात की है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें उन्होंने कहा है कि योग से चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो वृत्ति है, यानी चित्त इधर से उधर भटकता रहता है, उस वृत्ति को निरोध करना, यानी उसको, ये भटकते हुए चित्त को, अस्थिर चंचल चित्त को स्थिर एकाग्र शांत करना, यही योग है। भगवत गीता में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी ये कोई योग पे नया नहीं सिखाता है, जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे कुशलता से ठीक ढंग से करना, यही योग है। और कोई भी कार्य कुशलता से जब करना है, स्किलफुल करना है, तो बिना एकाग्रता कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, तो यही योग है। तो ऐसे अनेक शास्त्रों में योग के बारे में अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं, अलग अलग प्रकार की मंत्र श्लोक दिए गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबका तात्पर्य लगभग ये है। जैसे आयुर्वेद का लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति, और योग का लक्ष्य क्या है, तो मुक्ति। शब्द अलग है, बात एक ही। तो भारत का आधारभूत चिंतन जो जो जिस प्रकार का कई प्रकार का है, वो सबका लक्ष्य तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है, क्योंकि हर मनुष्य को जो रास्ता पसंद है उस रास्ते से चलेगी। तो इस दृष्टि से योग में विज्ञान और आध्यात्म दोनों का समन्वय है। विनोबा जी ने भी कहा है, अपने पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति हो रही है दुनिया में, उसमें आध्यात्म के समन्वय नहीं किया गया तो ये विज्ञान तकनीकी दुनिया का सर्वनाश करेगी। ये कोरोना महामारी इसी का तो परिणाम है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चीन के पास हो गई कि उन्होंने नया वायरस तैयार कर दिया और पूरी दुनिया के सत्यानाश का कारण बन गया वायरस। तो विज्ञान तो इनके पास आ गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी। आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि मनुष्य जाति विश्व के कल्याण के लिए इसका उपयोग करना, वो आध्यात्मिक दृष्टि है। तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों का समन्वय, ये योग है। एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग साइंस भी कहते हैं इसको, एक रूपांतरण का, समग्र रूपांतरण का विज्ञान है, यानी मनुष्य के समग्र परिवर्तन का एक माध्यम योग है। आधुनिक विज्ञान है वो हमारी शारीरिक क्रिया तक सीमित है, शरीर की रचना, शरीर की क्या कष्ट है, क्या बातें हैं, इस वक्त सीमित है। लेकिन यौगिक विज्ञान है वो शरीर के अंदर के रहस्य को भी जान पाता है। तो इस दृष्टि से योग एक बहुत श्रेष्ठ विज्ञान भी है और आध्यात्म तो है ही है। अष्टांग योग की जो बात है, एक बार योग यानी शारीरिक क्रिया, ये हमारी बात आती है। ठीक है, शुरुआत में अपने शरीर स्वस्थ रहे इसलिए योग करना वो कोई गलत बात नहीं है। शुरुआत तो ऐसे ही होती है, कोई भी बात की शुरुआत तो किसी व्यक्ति को अपने हित में बात होती है तब वो व्यक्ति करता है, साधारण धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो हम इस कार्यशाला के माध्यम से, जैसे डॉक्टर सैफाली ने कहा कि सुबह रोज योग वगैरह 8 बजे कराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि शुरुआत है। तो पहले शारीरिक हमारा ठीक बने, शरीर स्वस्थ बने, इसके लिए हम योग करेंगे, लेकिन योग से मन भी स्वस्थ बनता है और एक प्रकार से मनुष्य के समग्र विकास का माध्यम योग है। अष्टांग योग की जो संकल्पना है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अष्टांग योग है इसका अगर समग्र अध्ययन करेंगे
मेरा मानना है कि इस कार्यशाला में इस प्रकार का विषय जरूर होगा कि अष्टांग योग के बारे में पूर्ण रूप से बातें ठीक से सबको बताई जाए। तो वो अष्टांग योग व्यक्तित्व के समग्र विकास का माध्यम है। आसन यानी क्या? स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठना, यानी आसन शारीरिक क्रिया तो है ही, लेकिन आसन जब करेंगे तब उसमें स्थिरता आनी चाहिए और साथ साथ सुख भी प्राप्त होना चाहिए। आसन करते समय कष्ट नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति अतिरेक कर देता है तो फिर कष्ट होता है और उसमें से आसन के लाभ के बदले समस्या निर्माण हो जाती है। लेकिन आसन इस पद्धति से, ठीक पद्धति से सीख कर करें और उसमें मन केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके जब करेंगे तब आसन का अनेक प्रकार का लाभ होता है, वो ध्यान में आता है। स्वाभाविक क्या बनता है, मनुष्य आसन करता है, प्राणायाम करता है और मन में 50 प्रकार के विचार चलते रहते हैं। तो फिर वो वास्तविक आसन प्राणायाम का परिणाम क्या हो रहा है हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा पर, उसका अनुभव नहीं कर पाता। तो ये सारी क्रिया में ध्यान को केंद्रित करना, साक्षी भाव से देखने का प्रयास करना, ये करते हैं तो वास्तविक इनका क्या क्या लाभ हो रहा है ये सब अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और प्राणायाम यानी श्वास लेना छोड़ना इतना नहीं है, वो तो है ही, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन प्राण शक्ति का नियमन, नियंत्रण, विस्तार एवं लयबद्धता, प्राण शक्ति का नियमन, नियंत्रण, विस्तार और लयबद्धता, ये प्राणायाम है। और प्राणायाम से जो अगर ठीक दृष्टि से, मैंने कहा एकाग्र भाव से, साक्षी भाव से प्राणायाम का परिणाम कहाँ का क्या क्या होता है उसको अगर हम समझते देखने का प्रयास करो, प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो शरीर के अंदर के अष्ट चक्र है, अभी कोई 6 भी कहते हैं, कोई 8 भी कहते हैं, कोई 7 भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अष्ट चक्र यानी क्या है कि शरीर की रीढ़ की हड्डी में और दूसरे भागों में भी, मस्तिष्क में भी है, गर्दन के पीछे के भाग में भी है, कि जहां हमारे तंत्रिकाएं है, जो बड़ा नाली तंत्र जो हमारा है पूरा, वो जहां अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है वो चक्र है। और इसको केंद्रित करते हुए जब प्राणायाम करता है व्यक्ति, तो ये अष्ट चक्रों का भी विकास होता है, सक्रियता बढ़ती है। क्योंकि जिस जगह पर अधिक तंत्रिकाएं है उसको केंद्रित करके उस पर प्राणायाम का, प्राण शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वो तंत्रिकाएं अधिक सक्रिय होती है और उसका पूरे शरीर पर, स्वास्थ्य पर पूरा परिणाम होता है। ये विज्ञान किसी आधुनिक विज्ञान में नहीं है। और ये जो अष्ट चक्र है हमारे, वो मनुष्यों की जीवन शक्ति का केंद्र है। तो ये जो अष्टांग योग को समग्रता से अगर देखेंगे तो एक सामान्य से लेकर व्यक्ति के समग्र विकास की प्रक्रिया है। और इस ढंग से समझकर अगर ये योग, आसन, प्राणायाम हम सब करते हैं, इसी को कहा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग साइंस है, यानी मनुष्य के जीवन का पूरा रूपांतरण कर देता है। तो इस प्रकार की योग की ये प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से ये योग, आयुर्वेद, ये एक भारत के लिए नहीं, पूरे मनुष्य जात के, विश्व के लिए एक आशीर्वाद रूप आज के संदर्भ में हो सकता है। आज की कोरोना महामारी का मैंने कहा कोई वैक्सीन की दवाई नहीं है, लेकिन उसके प्रिकॉशन है, वही इसका इलाज है। ये सारे प्रिकॉशन हम ठीक से और जो जो आवश्यक सावधानी है वो सब रखेंगे तो फिर कोई चिंता नहीं है कोरोना की।
कुछ दिन है वो पसार हो जाएंगे, रात के बाद दिन आता ही है। तो इस दृष्टि से ये हम इसको अवसर माने कि ईश्वर ने हमको एक अवसर दिया है कि इस परिस्थिति में अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो शायद ये 4-7 दिन का ये विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की कार्यशाला नहीं होती। तो ये कब फिर से अपने स्वयं की ओर मुड़ने का, अपने साथ जुड़ने का एक अवसर ईश्वर ने हमको उपलब्ध कराया है। इस दृष्टि से इस महामारी को हम देखें तो तनाव की बात कभी नहीं आएगी, उल्टा हम आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये सारी दिशा हमने अपने बच्चों को देनी है। इसलिए शैक्षिक संस्थानों में क्या करना है, संक्षिप्त में 2 मिनट में बात करके मेरी बात पूरी करूंगा कि एक स्वास्थ्य शिक्षा और योग की शिक्षा ये हर शैक्षिक संस्था में अनिवार्य रूप से लागू करने की आवश्यकता है। अभी हमारे पास विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुलने के लिए लगभग 2-2.5 महीने का समय कम से कम है। मुझे नहीं लगता है सितंबर-अक्टूबर पहले प्रत्यक्ष कैंपस प्रारंभ हो गए। उस समय में इसकी सारी तैयारी हम लोगों ने करनी चाहिए। साथ साथ बच्चे तनाव में हैं, अनेक प्रश्न है बच्चों के मन में, क्योंकि मैं इस प्रकार के ऑनलाइन के माध्यम से मैं बच्चों से भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आचार्यों शिक्षकों से भी कर रहा हूँ, बच्चों से भी कर रहा हूँ। आज इंटरेक्शन का समय नहीं है क्योंकि उद्घाटन है, इसलिए सिर्फ व्याख्यान ही है। तो बच्चों के मन में कई प्रकार की समस्या है कि हमारी परीक्षा क्या होगा, परीक्षा होगी नहीं होगी तो हमारे आगे के कैरियर का क्या होगा, डिग्री मान्य रहेगी कि नहीं रहेगी, आदि आदि कई प्रश्न है। तो इसके लिए हर संस्थान में एक परामर्श केंद्र, जिसको अंग्रेजी में आपको कहना था काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, कि जिसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है। आज ऑनलाइन होगा, जब प्रत्यक्ष कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शुरू हो गए तो ऑफलाइन भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, कि जिसमें बच्चों की समस्या का, अनेक प्रश्नों का हम समाधान दे सकते हैं। तो इस परामर्श केंद्र का भी सब जगह शुरुआत करनी चाहिए। और अभी ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसमें मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन पढ़ाई से भी इस प्रकार की कई जगह पर ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है, लगातार 3-3, 4-4, 5 लेक्चर हो जाते हैं। तो इससे भी बच्चे तनाव में आ रहे हैं और बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम हो रहे हैं। हमारे पास कई शिकायतें, कंप्लेन आई है इस प्रकार की, क्योंकि हमारी शिक्षा में यही पद्धति है कि लेक्चर देना, यही पढ़ाना हो गया बस। वास्तव में शुरुआत करें तो बच्चों को अनौपचारिक इनफॉर्मल बातचीत करें बच्चों से। अच्छा बच्चों कैसा है, आप ठीक है, घर में क्या क्या कर रहे हैं, घर में कुछ नए प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए क्या, परिवार में क्या क्या बात है, आपने कुछ नए प्रयोग किए बताइए। ऐसी अनौपचारिक बातें करते करते फिर उसको औपचारिक शिक्षा की ओर ले जाएंगे। जब अनौपचारिक बात करेंगे तो उसके जो मन की बात होगी, उनकी कुछ चिंताएं होगी, तनाव होगा, वो निकल जाएगा। तो उसके पश्चात मन शांत हो जाएगा, तब हम फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जो पढ़ाई भी कराएंगे वो भी ठीक से दिमाग में जाएगा। तो ये ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों के विकास के कई प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने किए हैं। हमने बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती थी 14 अप्रैल को, तो हमने 4 ही दिन पहले निर्णय किया और एक विद्यालय के छात्रों की चित्र प्रतियोगिता की। चित्र प्रतियोगिता क्यों की? क्योंकि बच्चे पेंटिंग्स करेंगे तो एक चेंज मिलेगा, तो मन स्वस्थ होगा, शांत होगा, आनंद आएगा बच्चों को। तो इसलिए हमको लगा कि 4 दिन का ही समय है, तो चलो 200-500 भी पेंटिंग्स आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको आश्चर्य होगा, 86,743 पेंटिंग्स आए। हमको 8 दिन रिजल्ट देर से देना पड़ा। हमने वैदिक मेथड्स में ऑनलाइन क्लासेस चलाए, 90,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें सहभागिता की। देश से विदेशी भी बच्चों ने भाग लिया। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में हम जो बच्चों के
विकास के अलग अलग कार्यक्रम रहते थे, चाहे खेल के हो, चाहे कल्चर एक्टिविटीज हो, चाहे कला की, ये सब बंद है। तो इस माध्यम से भी ये सारी बातें हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आज एक फिल्म गीत बहुत प्रख्यात हुआ है ना, क्या कौन सा गीत है, तेरी, मुझे तो याद नहीं रहता है, वो अक्षय कुमार की फिल्म का है ना कोई, कौन सा है सैफाल जी? अरे किसी को तो याद होगा। मुझे तो ध्यान नहीं है भाई जी। भाई युवाओं को याद होना चाहिए, ठीक बात है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, हाँ। मूवी का। तो ये है, फिर वो प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश मेरे लिए है, देश नहीं मिटेगा, इस पर भी गीत बने हैं। ऐसे 2-3 राष्ट्रभक्ति के अच्छे गीत पर अगर बच्चों को हम कहें कि आप इस पर वीडियो बनाकर गीत संगीत के साथ भेजिए, आप देखिए, आप 15 दिन 2-3 सप्ताह का समय दीजिए, आपके पास हजारों वीडियो आ जाएंगे। और बच्चों को 8-10 बच्चों को पारितोषिक दे दीजिए। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज, ये भी एक पढ़ाई का भाग है और बच्चों को बहुत आनंद आएगा, चेंज मिलेगा। तो ये सारा पेडागोजी लेवल पर हमने ये सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष पढ़ाई भी जब हम कराते हैं, हम तो हायर एजुकेशन में है, तो लेक्चर की आवश्यकता ही नहीं। जैसे विदेश में भी ऐसे प्रयोग काफी होते हैं कि बच्चों को कहिए, मान लो कि आज हम शनिवार शुक्रवार है, सोमवार को जो पाठ आपको पढ़ाना है, तो बच्चों को कहिए कि बच्चे सोमवार को ये पाठ पढ़ाना है, आप सब पढ़कर आइए और उसमें जो जो आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो लेकर आइए, उसकी चर्चा करेंगे। तो बच्चे बहुत गंभीरता से वो पढ़ेंगे, अंदर से जो जो बातें समझ में नहीं आएगी वो चिन्हित करेंगे, लिखेंगे और फिर उस दिन चर्चा में आपके सामने रखेंगे। पूरा इंटरेक्टिव क्लास होगा। फिर आप 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास चलाते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार की पेडागोजी लेवल पर भी क्या क्या बदलाव करने चाहिए, इसका भी विचार हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की एक शिक्षा के माध्यम से ये जो सारी बातें हैं इस कार्यशाला की, ये फिर आगे बच्चों को कैसे हम दे सकते हैं, इसकी भी योजना एक बननी चाहिए। कार्यशाला मेरा प्रार्थना है सैफाली को विचार करिए, समय आगे रहे तो आपको, कि अंतिम दिन इसके लिए रखे आप एक सेशन, कि आपने को आगे करना क्या है शैक्षिक संस्थानों में, घर में, परिवार में, समाज में। तो मुझे लगता है कि ये कार्यशाला सफल होगी, उसमें मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सफलता के साथ ये कार्य सार्थक भी हो, सफल और सार्थक दोनों होगी, तो इस कार्यशाला एक हमारे जीवन में एक माइलस्टोन साबित होगी। इस दिशा में इस कार्यशाला सफलतापूर्वक और सार्थक रूप से पूर्ण हो, ऐसी शुभकामना देते हुए मुझे इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मेरे विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसलिए विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। कोरोना काल में जो हमारे मानसिक पटल पर चित्र चले हैं या हम सबने महसूस किया है, उसकी नब्ज आपने पकड़ी है और इस तनाव ने कैसे समाज में बदलाव किया या हमारे जीवन को प्रभावित किया है, आपने यह भी बताया। हम कैसे इस तनाव से बच सकते हैं, घर परिवार का कैसा सहयोग रहे, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार आदि चरक संहिता में शुरू में ही, जो चरक संहिता का शुरू का भाग है सूत्र स्थान, उसमें बताया गया है। तो आपने इसके आध्यात्मिक समन्वय एवं जीवन शैली के प्रभाव पर भी आपने प्रकाश डाला। आपका उद्बोधन जितनी बार भी सुनते हैं भाई साहब, कुछ ना कुछ नया ही उसमें से प्राप्त होता है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी धैर्य मूर्ति, ममता स्वरूपी, सरल स्वभाव से संपूर्ण हमारी माननीय कुलपति महोदया जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी का हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैडम। आप वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के, एवं पूर्व में प्रो वाइस चांसलर रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, एवं प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर चेयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। मैडम प्रोफेसर भी हैं
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप माननीय सदस्य हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एवं माननीय सदस्य भारतीय प्रेस परिषद के। मैं निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदया से, प्रोफेसर सुषमा यादव जी से, कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष चौधरी। आज के इस कार्यशाला में हमारे सम्माननीय 2 वक्तागण रहे हैं, जिसमें इनॉग्रल एड्रेस आज दिया है परम आदरणीय श्री अतुल कोठारी जी ने, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और इसका विशिष्ट व्याख्यान मैं कहूंगी। आप सुन पा रहे हैं ना पीयूष जी? आप मुझे देख भी पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ। जी मैम, आपका जी मैम जी जी। तो और जो विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हैं हमारे प्रिय अनुज, और इस समय दर्शन की परिषद के शीर्ष पर बैठे शेष कार्यकारी अधिकारी तो आप ही हैं, ऐसे प्रोफेसर कुमार रत्नम जी। मैं आप दोनों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करना चाहती हूँ। पहले संबोधन पूरे कर लूं। इस कार्यशाला के पीछे बहुत समय से लगी हुई हमारी HRDC की डायरेक्टर डॉक्टर शेफाली नागपाल जी। आज कितनी सुंदर ये वर्कशाला है, ये कार्यशाला है। आप सोच सकते हैं कि वो इसकी सहभागी बनना उन्होंने अधिक पसंद किया है, और ये कार्य पीयूष जी को सौंपा है एकदम लास्ट मोमेंट पे, और पीयूष जी ने इसे संभाल भी लिया है। तो इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर पीयूष चौधरी जी, और ICPR से जुड़े हुए हमारे साथ प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सुष्मिन दुबे जी, इस कार्यशाला से जुड़े सभी शिक्षक साथी, आप सबका मैं विश्वविद्यालय परिवार से और इसके मानव संसाधन विकास केंद्र की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अतुल भाई कोठारी ने इतनी सरलता से, ये विशेषता है और भाई साहब की, जब वो बोलते हैं तो हमसे जुड़कर बोलते हैं, और इतना जुड़कर, जीवन से जुड़कर बोलते हैं कि वो सबके मन में गहन चला जाता है। विशेषता यह है, आपको सुन लें तो तनाव वैसे भी दूर हो जाए। तो इस कार्यशाला के लिए आपसे उपयुक्त कोई नहीं हो सकता था। आपने आज समय निकाला, मैं सच आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस कार्यशाला को करने में हमें जिन्होंने समर्थन सहयोग दिया है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद है। वहां से कुमार रत्नम जी को मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मैं जानती हूँ उन्होंने अवश्य ही जीवन, दर्शन, योग और आनंद तक हमको पहुंचाया होगा, क्योंकि आनंद के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो तनाव से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। और इन सबको मिला करके आपने जो दर्शन दिया होगा, उसका जीवंत रूप अतुल भाई कोठारी जी ने हम सबके सामने रखा है। उसके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, वैसे भी भोजन का समय हो रहा है, और अतुल भाई कोठारी जी जो हमें बताते हैं, समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि यदि जीवन में हम सरलता भी ले आएं, यदि पूरा आप अतुल भाई जी का व्याख्यान सुने होंगे, जीवन में सरलता ले आएं तो तनाव से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपा का प्रोग्राम करवाती थी, और ये आप सबके साथ कहना चाहती हूँ, तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें, समष्टि अर्थशास्त्र, और उसके लिए एक बार हमने एक बहुत ही वरिष्ठ प्राध्यापक को बुलाया, जो प्रैक्टिशनर भी कहे जा सकते हैं क्योंकि वो अपने प्लानिंग कमीशन से भी जुड़े थे। उनको बुलवाया तो उन्होंने जब समझाना शुरू किया, वो प्रारंभ ऐसा था कि पूरी कक्षा को साथ लेकर चले। और आप देखिए, काफी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS एक्सेट्रा उसमें होते थे, लेकिन सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत डरते थे। उस कक्षा के नाम से और पेपर के नाम से वो तनावग्रस्त होते थे। हर बार एक रिप्रेजेंटेशन देते थे कि इसमें एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए, और वो एग्जाम जरूरी था। लेकिन जब वो टीचर आए और उन्होंने जिस तरह से उसको प्रारंभ किया, उन्हीं से पूछ पूछ के, और अंत में कहा आपको तो सब कुछ आता है। तो बोले सर नहीं, पर ये तो हमें ये नहीं पता था, यही है। तो बोले हम इकोनॉमिस्ट ने
पहले अर्थशास्त्र को जटिल बनाया, फिर उसको आपके सामने एक विषय बनाकर परोसा, और यदि जटिल नहीं बनाते तो फिर टीचर को कौन पूछता। इस तरह से हर विषय लगभग, अगर मैं अतुल भाई की बात करूं तो हर विषय हम जटिल बनाते हैं। ये मानव ऐसा है इंसान, और उस जटिलता में उलझता है, फिर उसके मार्ग खोजता है। जो हमारी बहुत सुंदर दिनचर्या आश्रम व्यवस्था से निकली थी, और उसमें जीवन की हर अवस्था की हमारी भूमिकाएं निर्धारित थी, और यदि हम वही करते तो बहुत सुंदरता से शायद जीवन निकल जाता। अब हमने क्या कर दिया है, हम हर अवस्था में अर्थ काम धर्म मोक्ष को मिलाकर लेकर चलने का प्रयास करते हैं, और उसमें इतने तनावग्रस्त, क्योंकि मानव की तो सीमाएं हैं, वो देव और ईश्वर तो नहीं बन सकता है, बड़ी सरलता से कार्यों से बन सकता है। और जिस भूमि पर इस समय मैं बैठी हूँ, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार एक मानव ने ही अपने जीवन को बदलकर एक तहसीलदार से और साधु बनकर 3 बच्चियों के साथ 1936 में एक गुरुकुल आरंभ कर अब हमें 2007 बच्चियों तक पहुंचा दी, 7000 बच्चियों तक और बहुत सारे विभागों तक पहुंचा दिया है। तो एक बात जो मैं सुन पाई थी, अतुल भाई ने कहा था, जैसे ही हम अपने जीवन को प्रसन्न करने के तनाव से बाहर निकलकर दूसरों की प्रसन्नता में आनंद खोजने लगे तो हमारे सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही हम आस्था के विश्व में प्रवेश कर जाते हैं, जो योग हमें उससे जोड़ता भी है, तो हमारे सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे दर्शन की सुंदरता थी कि हम ये कहते थे, जो प्रभु इच्छा। हमें रामचरितमानस क्या कहता है, यश अपवश विधि हाथ। जिस समय हम लाभ हानि यश अपवश ये सब मान लेते हैं विधि के हाथ हैं, तो हमारे तनाव समाप्त हो। हमारे तनाव है क्या, या तो असुरक्षा है, या अतृप्त आकांक्षाएं हैं, बहुत अधिक हम चाहते हैं, बहुत अधिक संग्रह करना चाहते हैं, बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, और फिर सोचते हैं जो है वो भी ना छिन जाए, तो हम तनाव में जाते हैं। इसलिए जो सरलता से आज आप दोनों ने हमारे सामने रखा है, और अतुल भाई की तो सदा से ये मैं मिस कर गई हूँ, इस बार भी आज आपने प्रारंभ में योग प्रारंभ ओमकार से किया था क्या? वो भाई साहब आप छोड़े नहीं, वो अवश्य रखे, क्योंकि वो दो ही मिनट आप अगर देते हैं तो लगता है सारे सहभागी एक बार तनाव से मुक्त अवश्य हो जाते हैं। और मैं देख रही हूँ जिस प्रकार का कार्य और प्रणाली इसमें रखी है, शेफाली जी ने मिलकर के कुमार रत्नम जी से भी बात की होगी, और जरूर अतुल भाई जी से भी पूछा होगा। तो इसमें कार्य और विचार, सिद्धांत और व्यवहार दोनों को मिलाया है। और यदि आप योग का दर्शन समझ लेंगे, उसके आधार पर जीवन शैली अपना लेंगे, आयुर्वेद की प्रणाली को उसमें जोड़ लेंगे, और अपनी इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे घर में इतनी सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो जादुई हैं बिल्कुल, और आपके आसपास जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। ये तो बहुत ही सुंदर भूमि है जहाँ नदियां हैं और उनके साथ बहुत हरा भरा हमारे पास पर्यावरण भी है। और फिर अगर इनसे भी तनाव कुछ बच जाता है, तनाव आजकल इसलिए भी है कि हम तनाव दे भी रहे हैं सबको, तो यदि इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर ये की एटसेट्रा आप कहेंगे। मैं तो ये मानती हूँ, अतुल भाई जी के सामने कह रही हूँ कि, और शेफाली जी आपको संबोधित कर रही हूँ कि जिस दिन हम अपने भयों से मुक्ति पालेंगे, और शिक्षा और विद्या हमें यही सिखाती है, हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन आप आशाएं अपेक्षाएं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि आप बंद कर दें, लेकिन जिस दिन ये कम कर लेंगे, हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे और प्रसन्न रहना सीख लेंगे। जीवन को यदि विधि के हाथ, ईश्वर के हाथ, प्रारब्ध को स्वीकार करके कर्म करना आरंभ करेंगे तो हम तनाव से मुक्त हो जाएंगे। और मेरी आशा है कि आप इस कार्यशाला में, ये बहुत सुंदर प्रारंभ हुआ है, आप इस कार्यशाला में सबको इस मार्ग पर ले जाएंगे कि किस प्रकार एक तनाव मुक्त जीवन जिया जाए। और ये तनाव मुक्त जीवन आप एक बार भूल जाएं। देखिए, ये महामारी आई थी, इसमें कौन बचा और कौन गया किसी के हाथ में नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। जीवन यदि हम ऐसे ही जी लें कि हो सकता है कल भी हो सकता है 100 बरस भी हो, और दोनों के लिए हम तैयार रहें, तो हम बहुत प्रसन्नता से इस जीवन को जिएंगे। मैं जानती हूँ
हम अपने कार्यक्रम से लगभग 30 मिनट पीछे हैं। हो सकेगा तो मैं बाद में अतुल भाई जी के बाद इस पर बोलने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ हम सदैव से जुड़े हैं और इसलिए आप ये आशीर्वचन हमारे लिए हमेशा कहते रहें तो हम प्रेरित होते रहेंगे। अपने प्रिय भ्राता कुमार रत्नम जी को धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें पंख दिए और इन पंखों से हम अनेक कार्यशालाएं और वेबिनार्स कर रहे हैं और जिससे अच्छी बातें सब तक पहुंचा रहे हैं। और शेफाली जी को, पीयूष जी को, दोनों को बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने ये कार्यशाला इतनी सुंदरता से नियोजित की है और इससे जो जुड़े हैं वो सब भी मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सुंदर आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो अच्छे कार्य से जुड़ना चाहती हैं और अच्छा जीवन बनाना चाहती हैं। तो ये कार्यशाला अवश्य ही सफल होगी और जैसा अतुल भाई जी ने कहा है, इसको आप थोड़ी अलग प्रकार की कार्यशाला बनाएं और उनको इससे अधिक जोड़ें। एक तरफा व्याख्यान ना हो, उनकी भी मन की बात सुने। जैसे ही मन की बात सुनने लगते हैं हम, तो हम अपने आप ही तनाव मुक्त और प्रसन्न होने लगते हैं। तो मैं समझती हूँ इस एक सप्ताह के बाद हम सब भी, आप सब भी और इस कार्यशाला से जुड़े हमारे सभी शिक्षक साथी एक बहुत सुंदर अनुभव लेकर जाएंगे और आगे उस अनुभव को अपने साथियों में, अपने विद्यार्थियों में, अपने शिक्षार्थियों में बांटेंगे तो सच ये कार्यशाला सार्थक भी होगी और सफल भी होगी। मुझे आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल भाई जी को मैं सुन पाई, उसके लिए बहुत बहुत मैं प्रसन्न हूँ। आपका साधुवाद भाई साहब। कुमार रत्नम जी ने हम सबको जोड़ने का अवसर दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और मेरे साथी जो इसके साथ जुड़े हैं, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपने बड़ा सारगर्भित विषय रखा। आपके आशीर्वचन हमेशा हमें विश्वविद्यालय में नए नए प्रयास करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। आप इस कोरोना के संकट की घड़ी में हमारा नेतृत्व कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में चलते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुशीम दुबे जी से, जो इस कार्यक्रम के साथ में कोऑर्डिनेटर भी हैं एवं प्रोग्राम ऑफिसर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च में, कि वे सभी अतिथियों का एवं जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। डॉक्टर सुशीम दुबे जी। मेरा सादर नमस्कार। और इस 7 दिवसीय कार्यशाला जिसमें मैनेजिंग स्ट्रेस इन कोविड-19 थ्रू योग एंड लाइफस्टाइल, इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर स्पेशलाइज्ड, जिसकी आज अत्यंत विशिष्टता पूर्वक शुरुआत हमारे आदरणीय सदस्य सचिव महोदय प्रोफेसर कुमार रत्नम जी द्वारा की गई, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अत्यंत आदरणीय माननीय श्री अतुल जी कोठारी जी, जिनको हम हमेशा ही इतने गांभीर्य और सहज और आत्मीय रूप से जुड़कर हमसे हमेशा जुड़ते हैं। सभी लोगों से उनका सरस, सहज, सरल जो वार्तालाप होता है, मगर वो गहन होता है और उसमें ही तनाव मोचन, जैसा माननीय कुलपति महोदया ने कहा, हम उससे विमोचित होते हैं। और इस ओपनिंग से, इस वक्तव्य से, इस शैली से निश्चित रूप से इस कार्यशाला का शुभारंभ अत्यंत सार्थक, महत्वपूर्ण और अपने फल को प्राप्त करने वाला है। इस दृष्टि से उनके प्रति भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद एवं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय दोनों की तरफ से मैं अत्यंत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनसे हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। और अग्रिम क्रम में अत्यंत बहुमुखी, प्रतिभाशालिनी, ओजस्वी वक्ता और इस आयोजक विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव जी और आपका
इतना सहज सरल और सबको जोड़ने वाला वक्तव्य, इससे निश्चित रूप से इस कार्यशाला की सार्थकता है कि हम अपने जो तनाव के प्रबंधन और लाइफ स्टाइल दोनों के सफल समायोजन और उसके निरोध और उसके स्वस्थता प्राप्ति के उपाय पर चर्चा कर पाएंगे। और उनके प्रति भी मैं अत्यंत आभारी हूं, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की तरफ से भी, और प्रोफेसर शेफाली नागपाल जी जो कि इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की निदेशिका हैं। आपके द्वारा निश्चित रूप से एक डायनामिक और एक्टिव हमेशा कार्य मैंने देखे हैं, जितने भी कार्यों में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की तरफ से संयोजित रहे हैं, और चाहे वो सुबह हो चाहे रात हो, हमेशा उनका एक्टिविटी और उनका डायनामिज्म रहता है, और यह ही लाइफ स्टाइल को वो मैनेज करती हैं। और इसमें भी हमारे सारे जुड़े लोगों को एक एसोसिएशन और एक दिशा निर्देशन उनके कार्यों से मिलता है। उनके प्रति भी मैं आभारी हूं। और इस कार्यशाला के मेरे सहयोगी डॉक्टर पीयूष चौधरी जो कि MSMI विभाग से हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से, आपका भी आभार, आपने इसका संचालन किया। और आगे हम साथ में इस कार्यशाला को विधिवत रूप से संयोजित करेंगे, और समस्त जो इसके रिसोर्स पर्सन्स हैं और इसमें प्रतिभागी हैं, एक अच्छा मंथन होगा। और कोविड-19 ने तो पूरी लाइफ स्टाइल एक प्रकार से डिसरप्ट कर दी है। हम पुनः संयोजित, ऊर्जान्वित और कार्यानुप्रेरित होकर सार्थक रूप से अपने जीवन और अपनी जीवन दिशा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी माननीय वक्ताओं के निर्देशन में इसके प्रति भी मैं अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यशाला के आयोजन के लिए पुनः माननीय कुलपति महोदया के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सबको नमस्कार। पुष्पा जी कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सब बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देखकर और अच्छी हो गई। आपने जो कहा, मुझे तो ये 3 महीने पता ही नहीं चले, सच कह रही हूँ, जबकि निकली भी नहीं। लेकिन इतना काम जो आपने कहा ना, वो पुराने काम तो अभी तक वो समाप्त नहीं हुए। 3 महीने में बोला भाई सबको सुनने का। जी बहुत अच्छा रहा। तो शेफाली जी और ICPR धन्यवाद। आपको देख पाए, आपको सुन पाए। वैसे दूरदर्शन तो आजकल हम कर ही सकते हैं। दृश्य श्रव्य प्रणाली सशक्त हो रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।